वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निधि दुबे फिर से आपको हिंदी व्याकरण की क्लास में मिल रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। हम समास के अंतर्गत समास की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण के बारे में आज यहाँ पर जानेंगे। आप दिए गए चित्र में देख रहे हैं कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि कमल के समान नयन। तो क्या हुआ? कमल नयन। अर्थात फिर गज के समान मुख अर्थात गजानन। सिंह रूपी नर अर्थात नरसिंह। करकमल कमल के समान कर। प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय। तो इन उदाहरणों में ये समझ में आ रहा है कि एक संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप है, उसी का बड़ा रूप ये है। ये उसका संक्षिप्त रूप है, ये बड़ा रूप है। इसी प्रकार ये संक्षिप्त रूप, ये बड़ा रूप। तो क्या हो रहा है? एक शब्द है जो अपने संक्षिप्त रूप में है और फिर यहाँ पर उसका हम बड़ा रूप देख रहे हैं, अर्थात संक्षिप्तीकरण हो रहा है। बड़े रूप को छोटे रूप में दिखाया जा रहा है या छोटे रूप को बड़े रूप में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संक्षिप्तीकरण हो रहा है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात एक वाक्य को या शब्द के समूह को छोटा रूप देना संक्षिप्तीकरण है, और इसी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं समास की परिभाषा। तो क्या होगी परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और एक संक्षिप्त नया शब्द बनता है। संक्षिप्त भी और सार्थक नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अर्थात शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाना, ये प्रक्रिया समास कहलाती है। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। समास का अभी हमने परिभाषा देखी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया शब्द बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, घोड़े पर सवार। आपने देखा तीन शब्द हैं, इसलिए परिभाषा में क्या था? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। और मैंने एक और शब्द जोड़ा था, संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। तो इसका जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा घुड़सवार। इस प्रकार नया शब्द बना, ठीक है, और छोटा बना। इन तीन शब्द की जगह एक ही शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है, तो संक्षिप्त भी बना और सार्थक भी बना। घोड़े पर सवार मतलब जो घोड़े पे सवार होता है। तो ये हुआ आपका उदाहरण। अब हम एक मुख्य बात और जान लेते हैं। समास में समस्त पद होता है, समस्त पद, जिसे हम समासिक पद के नाम से भी जानते हैं। समासिक पद, ये दोनों एक ही हैं। समस्त पद मतलब पूरा समास है ना, जो बना है वो शब्द, उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अब ये समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है, ठीक है। कौन कौन से दो पद? पहला पद प्लस दूसरा पद, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं समस्त पद, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे? पहला पद को एक और नाम से जानते हैं, पहला पद, या इसे कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद। और दूसरे पद को
दूसरा पद या उत्तर पद। तो ये दोनों सेम है, कभी इनको पूर्व पद लिख देते हैं, कभी उत्तर पद दूसरे पद को लिख देते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? समस्त पद या समासिक पद। अब हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कैसे। जैसे कि उदाहरण लिया, रसोई के लिए घर, हमने उसको संक्षिप्त रूप दिया रसोई घर। ठीक है, तो ये जो रसोई है और ये घर है, दोनों अलग अलग हैं, दो शब्द है ना। तो ये रसोई जो हुआ, ये हुआ पूर्व पद या पहला पद। ठीक है, और ये जो घर हुआ, ये हुआ उत्तर पद। और ये जो पूरा रसोई घर हुआ, ये हुआ समस्त पद। और अगर मैं रसोई घर ना लिखकर लिख देती रसोई के लिए घर, तो फिर इसे हम समस्त पद नहीं कहते, इसे क्या कहते? समास विग्रह। इसे कहते हम समास विग्रह। तो हमने क्या क्या देखा? पहले देखा पूर्व पद अर्थात पहले वाला जो पद होता है, फिर देखा उत्तर पद अर्थात जो बाद वाला होता है, फिर हमने देखा इन दोनों को मिला के क्या बनता है? समस्त पद या समासिक पद इसी को कहते हैं। और अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे या बांट कर लिख देंगे या विग्रह कर देंगे, तो ये समस्त पद किस नाम से जाना जाएगा? समास विग्रह, क्योंकि इसे हमने अलग अलग कर दिया। विग्रह मतलब अलग करना। ओके, तो हमने क्या क्या देखा? पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह। समास की परिभाषा तो हमने पहले ही देख ली थी। अब हम आगे समास के भेदों के बारे में जानेंगे। चलिए हम समास के भेद देखते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भेद माने जाते हैं मुख्य रूप से समास के। परंतु कभी कभी क्या होता है, 4 भेदों को ही मुख्य रूप से स्थान मिलता है किसी किसी पाठ्य पुस्तक में, और 2 भेदों को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख दिया जाता है। तो 4 कौन कौन से भेद हैं जो मुख्य में रखे जाते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। किसी किसी पुस्तक में इन 4 को मुख्य रूप से रखा जाता है, और ये जो 2 हैं द्विगु और कर्मधारय, इन दोनों को इनके ही टाइप या प्रकार के हिसाब से बता दिया जाता है। तो अगर हम उस हिसाब से पढ़ेंगे तो समास के कितने प्रकार हुए? 4। कौन कौन से? अव्ययी, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। परंतु और ये जो 2 हैं कर्मधारय और द्विगु, वो इसके अंतर्गत। और अगर हम ऐसे ना पढ़ें तो टोटल कितने हुए? 6 भेद हुए। तो दोनों प्रकार से पढ़ना ही सही है। कहीं कहीं पर तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास को रख दिया जाता है, इसलिए ये 2 भेद कम हो जाते हैं। पढ़ना इनको भी पड़ता है पर इसके अंदर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। जो मैं भेद के दूसरे प्रकार की बात कर रही थी कि किसी किसी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से दिया होता है कि 4 मुख्य भेद बता दिए गए और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये 3 बता दिए गए। तो ये 3 तो होता ही है तत्पुरुष समास का भेद, परंतु हम द्विगु और कर्मधारय की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से है तो ये भी सही है, और जिस प्रकार से मैंने 6 भेद आगे बताए थे अगर उस प्रकार से है तो वो भी सही है। आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। चलिए हम पहले भेद के बारे में जानते हैं, जो है अव्ययी भाव समास।
तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो। कहने का मतलब पूर्व मतलब मैंने क्या बताया था? पहला। अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान या मुख्य हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, प्रतिदिन मैंने उदाहरण लिया है, इसको हमने विच्छेद किया तो क्या हुआ? हर दिन। आप विच्छेद में देख रहे होंगे या प्रतिदिन में भी देख रहे होंगे, दिन का मतलब तो दिन ही होता है, परंतु प्रति से पता चल रहा है, प्रति मतलब हर दिन, मतलब जितने भी 7 दिन होते हैं हफ्ते में उसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर मेन क्या हुआ? ये जो आगे पूर्व पद है वो मेन हुआ, ये वो प्रधान हुआ। तो परिभाषा आपको कैसे याद रखनी है कि वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। मैंने लिखा घड़ी घड़ी, ठीक है। तो जब मैं इसका, ये एक शब्द है, समासिक शब्द है, ठीक है ना, समस्त पद जिसको हम कहते हैं। अगर मैं इसका विच्छेद करूंगी तो घड़ी घड़ी ना लिख के मैं क्या करूंगी? हर घड़ी, मतलब हर समय, है ना। तो ये हुआ इसका विच्छेद, ठीक है ना। तो घड़ी तो घड़ी ही है, कौन सी घड़ी नहीं पता, लेकिन जब ये शब्द जो पहले वाला या जो पूर्व पद है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हर समय की बात कर रहा है या हर घड़ी की बात कर रहा है। तो ये हुआ एक और उदाहरण अव्ययी भाव समास से संबंधित। अब हम आगे दूसरा भेद अर्थात तत्पुरुष समास और उसके भेद, परिभाषा व उदाहरण के बारे में देखते हैं। फिर दूसरा जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। इसके पहले हमने अव्ययी भाव में क्या देखा था कि पूर्व अर्थात पहला पद प्रधान था, जबकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि जब जहाँ उत्तर पद प्रधान होगा तो वहाँ पूर्व पद गौड़ होगा। गौड़ का मतलब क्या होता है? कम। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, और मुख्य से कम क्या होता है? गौड़। अर्थात प्रधान और मुख्य आपको पता होना चाहिए। प्रधान मतलब होता है जिसको वैल्यू दी जा रही हो, जिस पद को, और गौड़ मतलब जिसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही हो। तो अव्ययी भाव में किसको प्रधानता दी गई थी? पूर्व पद को। अर्थात मुख्य पद कौन सा था? पूर्व, पहले वाला। और अब तत्पुरुष समास में क्या हो रहा है? उत्तर पद को प्रधानता दी जा रही है। तो ये ध्यान रखना कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं अर्थात समास विग्रह करते हैं तो पूर्व पद के साथ अर्थात पहले पद के साथ कोई ना कोई विभक्ति जुड़ जाती है। विभक्ति मतलब क्या होता है? कारक में पढ़ते हैं ना हम कि, से, के लिए, ये सब विभक्ति है। तो एक कोई भी विभक्ति किसके साथ जुड़ जाएगी? पूर्व पद के साथ, मतलब इसके साथ। ये उत्तर पद है, ठीक है, ये मुख्य है, इसको प्रधान कहा है। और जब कहा है कि हम विभाजन करेंगे या इसका विग्रह करेंगे तो इसके साथ मतलब पहले के साथ कोई विभक्ति जुड़ जाएगी। देखो जुड़ गई है, जन्म के साथ से जुड़ी है। से अंधा नहीं बोलेंगे, जन्म से अंधा बोलेंगे। तो ये विभक्ति किसके साथ जुड़ी मानी जाएगी? पूर्व पद के साथ। तो क्या हुआ? जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर पूर्व पद के साथ कोई विभक्ति जुड़ जाए, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अब हम तत्पुरुष के भेद देखते हैं। तत्पुरुष समास को कारक के हिसाब से इन 6 भागों में विभक्त किया गया है। कारक के हिसाब से मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास को, और एक और समास है नन समास, उसको रखा जाता है। इसलिए मैंने, जिसमें आप परेशान ना हो कि वो 3 भी तो हैं, तो मैंने क्या बोला? कारक के हिसाब से, क्योंकि इसमें विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कारक को ध्यान में रखते हुए तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, और 5वां संबंध तत्पुरुष, और 6वां अधिकरण तत्पुरुष। तो
हम कर्म कारक ना कह के क्या कह रहे हैं, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि इसको हमने तत्पुरुष के भेद बताए हैं। अब जब हम कर्म तत्पुरुष का जो उदाहरण लेंगे समास का, वो क्या होगा, उसमें कैसी विभक्ति आनी चाहिए, कर्म की विभक्ति आनी चाहिए। और कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। फिर करण तत्पुरुष में कैसा उदाहरण आना चाहिए, जिसमें कि करण की विभक्ति आए, जिसकी विभक्ति क्या होती है, से। फिर होता है संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए। ये हुआ। उसके बाद फिर है अपादान, अपादान की विभक्ति क्या होती है, से। करण और अपादान की विभक्ति एक सी होती हैं, पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर वो माध्यम का काम करती है और अपादान में अलग होने का काम करती है। वो हम कारक में डिटेल से पढ़ेंगे, आप केवल विभक्ति जान लीजिए कि किसकी विभक्ति क्या होगी। फिर है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, का, की, इस प्रकार से। फिर अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी, में। तो हर एक तत्पुरुष की अलग अलग विभक्तियाँ होंगी। यहाँ आप और अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार 6 भेद दिए गए हैं तत्पुरुष समास के, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। फिर उनसे संबंधित उदाहरण यहाँ दिए गए हैं और उन उदाहरणों का विग्रह भी दिया गया है। विग्रह क्यों दिया गया है, क्योंकि विग्रह के साथ उन तत्पुरुष समास की विभक्तियाँ लगी होंगी, ताकि आप ध्यान से समझ सकें। जैसे अपादान की मैंने से विभक्ति बताई थी, तो देखो जन्म से अंधा, से यहाँ आया हुआ है। उसी प्रकार मैंने कर्म की विभक्ति क्या बताई थी, को, ये कर्म है। तो यहाँ पर देखो उदाहरण में को आया है, स्वर्ग को गत या स्वर्ग को गया हुआ। करण की भी मैंने से बताई थी, तो यहाँ देखो से आया हुआ है। द्वारा भी हम बोल सकते हैं, द्वारा भी आता है क्योंकि से करण में। उसके बाद संप्रदान के लिए मैंने के लिए बताया, तो के लिए आया है उदाहरण में। उसी प्रकार संबंध के लिए मैंने का, के, की बताया था, तो यहाँ की आया है। अधिकरण में मैं, तो यहाँ मैं आया है। इस प्रकार कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। अब हम आगे तत्पुरुष समास का एक और भेद देखेंगे, नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष के अंतर्गत वो समास आते हैं जहाँ पर निषेध या अभाव का भाव प्रकट होता है, अर्थात जहाँ पर हमें अभाव वाले अर्थात कमी वाले और जहाँ पर निषेध अर्थात मना करने वाले शब्दों को या समासिक पदों को दिखाना होता है, वहाँ पर नन तत्पुरुष समास होता है। इनको दर्शाने के लिए इनके पूर्व में अर्थात पहले अगर व्यंजन है तो व्यंजन के साथ आ लग जाएगा, और अगर स्वर है तो स्वर के पहले अन लग जाएगा। तो ये नन तत्पुरुष होते हैं, अर्थात अभाव या निषेध का भाव प्रकट करने के लिए जब व्यंजन से पहले आ और स्वर से पहले अन लगाकर समास बनाया जाए, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नर्थ है वो ना जो है वो व्यंजन है, इसलिए उसके आगे आ लगा है, मैंने यहाँ पर अभी कहा था इसलिए। और अगर यहाँ स्वर होता तो स्वर के साथ क्या लगा होता, स्वर के साथ अन लगा होता। कैसे अन लगा होता वो हम उदाहरण से जानते हैं। मान लो हमने लिखा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो गया हो या जो उत्तीर्ण ना हुआ हो, तो अगर इसका मैं विच्छेद करूंगी तो ये क्या होगा, ना उत्तीर्ण, जो उत्तीर्ण ना हुआ हो, है कि नहीं। तो इस उत्तीर्ण के आगे अन लगा है, अनुत्तीर्ण, तो जोड़कर क्या बना, अनुत्तीर्ण। क्यों, क्योंकि ये ऊ है और ऊ क्या है, स्वर है, और मैंने कहा था कि स्वर के आगे क्या लगाया जाएगा, अन लगाया जाएगा। तो अन और उत्तीर्ण, इस प्रकार बना है अनुत्तीर्ण। अब हम आगे कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि समास का तीसरा भेद है। हम यहाँ
कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों पदों के बीच में विशेष और विशेषण का संबंध होता है। अर्थात दोनों पद मतलब पहला पद या जिसे पूर्व पद कहते हैं, उत्तर पद या जिसे हम दूसरा पद कहते हैं, दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, विशेष और विशेषण का। अर्थात यदि पहला पद विशेष है तो बाद वाला विशेषण होगा, और यदि बाद वाला विशेषण है तो पहला पद विशेष्य होगा। अब विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बतलाए। अर्थात जैसे मैंने बोला नील गाय, क्या होगा, इसका विच्छेद करेंगे तो नीली गाय। अर्थात जो गाय है वो विशेष है क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, नीली, कि वह नीली है। तो इस प्रकार दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। यहाँ एक और उदाहरण लिया गया है, महान है जो वीर। अर्थात जो वीर है वो विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण क्या है, महान। तो क्या होगा, यहाँ परिभाषा हुई, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष और विशेषण का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जहाँ पर भी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब हम समास का अगला भेद जो जानेंगे वो है द्विगु समास। अब द्विगु समास की क्या परिभाषा होगी, जिस समास का पहला पद या जिसे हम पूर्व पद कहते हैं संख्यावाची होना चाहिए। अर्थात वो कोई संख्या होनी चाहिए, जिसे हम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ आप उदाहरण में देख रहे होंगे, 3 रंगों का समूह या जिसे तिरंगा कहते हैं। तो ये जो ती है ये 3 को बता रहा है, और जो 3 है वो संख्या है, नंबर है। तो ये और पहला है, पहले पद को बोला गया है कि पहला पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। अर्थात ये जिसे हम ये कहेंगे, है ना। तो पहला पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाची। तो वो समास द्विगु समास होगा। यहाँ आप उदाहरण में देख रहे हैं, और भी उदाहरण हैं, चौराहा, चारपाई, तिराहा, पंचरत्न या पंचवटी। इस प्रकार ये जो उदाहरण हैं ये किसके हैं, द्विगु समास के हैं। द्विगु समास में जब समास विच्छेद किया जाता है या विग्रह किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चार पाई, इसका मैं देखो ये पहला पद संख्यावाचक है इसलिए द्विगु समास हुआ। मैंने इसको लिखा चार पाँव वाली या वाला या पाए वाली, तो ये उसका विच्छेद हो गया। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिखूंगी चार पाँव वाली, मैं इसको कैसे लिखूंगी, चार पाँव का समूह, या समूह की जगह समाहार भी लिख देते हैं, कहीं कहीं समाहार लिखा होता है। इसी प्रकार त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। तो इस प्रकार आपको समूह और समाहार शब्द का प्रयोग करना होगा जब आप द्विगु समास का विच्छेद करेंगे। अब अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अर्थात पूर्व और उत्तर। तो क्या बोलेंगे, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो या जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। प्रधान मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस पे जो मुख्य हो, तो इस समास में दोनों पद मुख्य होते हैं, अर्थात पहले वाले की भी उतनी ही मुख्यता होती है या प्रधानता होती है और दूसरे वाले की भी उतनी ही प्रधानता होती है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी को एक बराबर वैल्यू मिलती है। तो क्या हुआ, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि 3 4, तो 3 की भी अपनी वैल्यू है, 4 की भी अपनी वैल्यू है, और यहाँ पर हम
इसका विच्छेद करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका जो बीच का योजक चिन्ह है उसे हमने हटाया और उसकी जगह क्या लगाया, और की जगह या भी प्रयोग में लिया जाता है। पर आप योजक चिन्ह देख के ये अंदाजा मत लगाना कि वो द्वंद्व समास ही होगा। आप किससे अंदाज लगाएंगे, जब पहला और दूसरा पद प्रधान होगा। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं कि ये चिन्ह देखा और उसको द्वंद्व समास कह देते हैं। नहीं, इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास में भी उदाहरण लिया था। घड़ी के बाद डैश लगा के या योजक चिन्ह लगा के फिर घड़ी लिखा था, तो वहाँ तो वो अव्ययी था। इसलिए ये ध्यान रखना, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर घड़ी घड़ी के बाद हमने उसका विच्छेद क्या किया था, हर घड़ी। तो पहले वाला घड़ी का मतलब हर था या प्रति था। ओके, तो आप इस योजक चिन्ह को देखकर नहीं कह सकते कि वो द्वंद्व समास है। आप दोनों पदों की प्रधानता को देखते हुए उसको द्वंद्व समास कहेंगे। इसी प्रकार माता पिता, दिन रात, ये कुछ उदाहरण हैं किससे संबंधित, द्वंद्व समास से संबंधित। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब हम समास का अंतिम भेद देखते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, अर्थात ना पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। जबकि द्वंद्व समास में हमने देखा था कि दोनों पद प्रधान थे, यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है। तो क्या होगी परिभाषा, जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व और उत्तर पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण में आप यहाँ देख रहे हैं नीलकंठ। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, अर्थात नीला है कंठ जिसका। इतना समास होता था ना, इसके पहले हमने इतना पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर और शब्द जुड़ा है अर्थात शिव। तो किसको प्रधानता मिल गई, शिव को। अर्थात नीले कंठ वाला या नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन होते हैं, भगवान शिव को कहते हैं कि उनका कंठ नीला होता है। उसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात 10 मुखों वाला, अर्थात रावण। 10 मुख हम किसको कहते हैं, जिसके 10 सिर होते हैं, रावण के। तो इस प्रकार रावण प्रधान हो गया, ना कि दशानन। इसी प्रकार नीलकंठ प्रधान नहीं है, प्रधान क्या हो गया, शिव। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है, ना कि नील और कंठ, ये दोनों प्रधान नहीं हो रहे हैं, शिव प्रधान हो रहा है। तो अर्थ हो गया, अर्थात जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर हमने आगे समास के 6 भेद के बारे में देखा। पहले समास की परिभाषा देखी, समास का अर्थ देखा कि समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, उसके बाद उसकी परिभाषा देखी, फिर उसके भेद देखे। पहला भेद अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु, फिर बहुव्रीहि और द्वंद्व। उसके बाद हमने तत्पुरुष समास का एक भेद देखे, जिसका पहला भेद था नन तत्पुरुष, जिसको हम ऐसे लिख रहे थे, नन तत्पुरुष समास। उसके बाद हमने कारक के हिसाब से इसके 6 भेद देखे थे। कौन कौन से भेद देखे थे, हमने इसके भेद देखे थे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये अभी हमने इतने समास के भेद जाने। अब हम समास के भेदों के बाद उनमें अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है वो हम जानते हैं। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार ये अंतर हुआ। अब जो इसके उदाहरण हैं, परिभाषा में तो स्वयं अंतर है लेकिन उदाहरण हमें देखना होगा। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर लिया है पीताम्बर, पहला उदाहरण लिया है यहाँ पर पीताम्बर। तो पीताम्बर मतलब जिसका पीला अंबर, या पीत है जो अंबर, अर्थात पीले कपड़े धारण करने वाला। तो दोनों हो सकते हैं। पहला अगर हम देखें कि पीत है जो अंबर, तो विशेषता बता रहा है कि जो कपड़ा पीला हो या जो अंबर पीला हो। तो यहाँ विशेषता बता दिया कि कपड़ा पीला है। जब वहाँ पर विशेषता बता रहा है तो वो कर्मधारय हो गया,
और जब वहाँ पर कह रहा है कि पीला है अंबर जिसका, तो पीले कपड़े कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। तो वहाँ पर क्या हो गया? तीसरा अर्थ हो गया विष्णु, अर्थात तीसरे पद को प्रधानता मिली। तब वहाँ पर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। तो आप उसके समास विच्छेद को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो किस समास के अंतर्गत आएगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि। अगर वो विशेषता बता रहा है तब वो कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा, और अगर वो किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता बता रहा है तब वहाँ पर वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीला गला, तो विशेषता हो गई कि गला नीला है ना। तो यहाँ पर वो कर्मधारय है और यहाँ पर उसने तीसरा अर्थ बता दिया, अर्थात शिव। तो यहाँ पर वो बहुव्रीहि समास है। तो जब आपको ऐसा लिख दिया जाए कि पीताम्बर कौन सा समास है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप उसका विच्छेद करके दोनों प्रकार से उसको लिखकर दर्शा सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लिखकर पूछ ले तब तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि कर्मधारय है या बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है दूसरा, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास की परिभाषा हमने क्या देखी थी कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में हमने क्या देखा? दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो पहला अंतर तो उन दोनों की परिभाषाएं हो गई कि पहले उसमें संख्यावाचक पद होता है, इसमें तीसरा अर्थ या तीसरा पद प्रधान होता है। अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला, इसमें इसकी परिभाषाएं हो जाएंगी, इसमें भी इसकी परिभाषा। तो पहला अंतर उनकी परिभाषाएं लिख कर दे देंगे और दूसरा अंतर उनका उदाहरण प्रस्तुत करके। उदाहरण आप देखिए, चतुर्भुज। अब चतुर मतलब चार, भुजाओं का समूह। तो क्या हुआ? चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं का समूह यहाँ ये कहा जा रहा है। तो जहाँ पर चार बताया जा रहा है तो संख्या बताई जा रही है, तो द्विगु हो गया। मान लो मैं चतुर्भुज बोल दूँ, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु जिनकी चार भुजाएं हैं, तो कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो गया, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार त्रिलोचन, जैसे कि मैं बोलूँ तीन लोचनों का समूह मतलब तीन आँखों का समूह, तो वहाँ द्विगु है। परंतु अगर मैं बोल दूं कि तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव, भगवान शिव के त्रिनेत्र कहा गया है ना, तो इस प्रकार वो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो उनके समासिक विच्छेद से हम या समास विग्रह से हम उसको बता सकते हैं कि वो द्विगु है या बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर अंतर समाप्त होता है कर्मधारय और बहुव्रीहि में और द्विगु और बहुव्रीहि में। अब हम देखते हैं संधि और समास में अंतर। तो संधि के बारे में हमने पढ़ा है पहले कि संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होती है। यह विकार या परिवर्तन जो आता है वर्णों के मेल से वो संधि होती है। जबकि समास में क्या होता है? विकार नहीं आता बल्कि एक नया शब्द बनता है ना। मतलब परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन के बिना समस्त पद या एक नया शब्द बनता है। तो पहला अंतर क्या हुआ? संधि में एक दूसरे से मिलने वाले वर्णों में विकार पैदा होता है और नया शब्द बनता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो पहले तो वहाँ वर्ण मिल रहे हैं जबकि समास में शब्द मिलते हैं, पहली बात। और संधि में विकार होता है जबकि समास में विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर दूसरा देखिए कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मैंने आपको पहले ही बताया, इनमें कभी पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी उत्तर पद होता है ना। किसी समास में हमने देखा पूर्व पद प्रधान है तो किसी समास में हमने देखा उत्तर पद प्रधान है। लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता, संधि में पूर्व पद और उत्तर पद नहीं होते हैं। तो दूसरा अंतर ये हुआ। फिर तीसरा अंतर हमने देखा कि संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अर्थात संधि में जब हम विग्रह करते हैं तो वहाँ संधि विग्रह होता है या संधि विग्रह जब विच्छेद, जबकि समस्त पद में हम समास को अलग करते हैं तो वह समास विग्रह या समास विच्छेद प्रक्रिया कहलाती है। तो जहाँ संधि में विग्रह हो रहा है तो वो संधि विग्रह है, जहाँ समास में विग्रह हो रहा है तो वो समास विग्रह है। इस प्रकार ये तीसरा अंतर हुआ। संधि और समास में चौथा अंतर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उनके उदाहरण। तो जैसे संधि का उदाहरण मैंने ले लिया पुस्तक
धन आलय। क्या हुआ? पुस्तकालय। ये किसका उदाहरण हो गया? संधि का। तो आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि संधि का उदाहरण, फिर समास का भी एक उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, त्रिनेत्र, 3 मित्रों का समूह। इस प्रकार तो एक उदाहरण ये हो जाएगा या एक अंतर ये हो जाएगा संधि और समास का उदाहरण। तो यहाँ पर हमारा व्याकरण का ये भाग समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।